हेलो एवरीवन। लीनियर अलजेब्रा के पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक कवर करा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर हमने आपका वेक्टर का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन देखा था, कोऑर्डिनेट वेक्टर देखा था एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और फिर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं वो हमने वहां देखा था। और वहां हमने उसका एक वर्किंग रूल पढ़ा था कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप की किस तरीके से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही हमने उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वहां पर सॉल्व करी थी। तो आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और जो हमने वर्किंग रूल सीखा था आज उसको अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से हम उस वर्किंग रूल की हेल्प से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अभी अभी मान के चलते हैं कि आपने पिछले लेक्चर में जो वर्किंग रूल मैंने बताया वो आपने देखा हुआ है, आपको आता है वो उसको अप्लाई करना, कि वो वर्किंग रूल आपको पता है क्या था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले लेक्चर का, और पिछले से पहले लीनियर अलजेब्रा के जितने भी लेक्चर हुए हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे शुरू करते हैं। जैसे कि यहां इसने कहा कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R3 टू R2। R3 से R2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि T x y z इक्वल्स टू x प्लस वाई वाई प्लस z, जहां पर बेसिस B जिसमें एलिमेंट है 1 1 1 1 0 0 1 1 0। तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाई इसमें तीन टपल के एलिमेंट्स हैं, तो ये किसका बेसिस होगा? आपके डोमेन का। और बी डैश जिसमें है 1 2 0 1, यानी कि यहां पे पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है एलिमेंट्स का, तो ये किसका होगा? R2 का बेसिस होगा, क्योंकि R3 और R2 के बारे में हमें पता है कि भाई अगर R3 है तो इसमें तीन तीन टपल के एलिमेंट्स होंगे, R2 है तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। तो ये मैं आपको शुरुआती लेक्चर्स में हम बता चुके हैं इस चीज को, तो अब इसको हमें प्रूव करना है, मतलब प्रूव क्या, सॉल्व करना है, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है, मैट्रिक्स, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें करके देना है। तो ये जो B के एलिमेंट्स हैं इसको हम मान लेते हैं भाई V1 V2 V3 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, एंड B डैश के जो दो एलिमेंट्स हैं ये, इनको हम मान लेते हैं U1 एंड U2। अब देखिए अब हमें करना क्या होता था, पिछले अगर वर्किंग रूल में आपको याद दिलाऊं जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा, तो वहां हम क्या करते थे कि भाई ये जो डोमेन के बेसिस है, ये बेसिस किसका है? डोमेन का। डोमेन क्या है? R3। तो ये क्या है? बेसिस ऑफ R3, और ये है बेसिस ऑफ कोडोमेन R2। कि भाई डोमेन के एलिमेंट की जो टी इमेज बनेगी, क्या इमेज? टी इमेज, उसको कोडोमेन के एलिमेंट के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ये बेसिस है किसका? कोडोमेन का। तो इन दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है यहां पर। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें करना क्या है, वो मैं आपको जब शॉर्ट में बता देता हूं किस तरीके से। आप देखिए कि भाई T, ये हमने V ले लिया, V इज द मेंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू A U1 प्लस B U2। U1 U2 क्या है? आपके B डैश के मेंबर। तो आपको क्या करना है, बेसिस B के हर मेंबर को, जहां पर आपका ये जो V है, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू बेसिस B, समझे? ये आपको छोटा सा काम करना है, यानी कि इसके प्रत्येक मेंबर को U1 और U2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो वहां से आपको A और B की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। भाई इसके लिए अलग वैल्यू मिलेगी, इसके लिए अलग वैल्यू मिलेगी, इसके लिए अलग वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये तीनों अलग है। तो बस हमें उन वैल्यूज की, अब हमें पता है कि भाई जो मैट्रिक्स बनती है, ये तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की या कोऑर्डिनेट वेक्टर की, तभी हमने कह दिया था कि भाई जो मैट्रिक्स बनेगी या कोऑर्डिनेट वेक्टर जो बनेगा वो डिपेंड करेगा इन कोफिशिएंट्स पे। मेन प्रोसेस, मेन जो हमारा वो है क्या है, एम, भाई ये फाइंड करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इन तीनों की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी। T V1 इज इक्वल्स टू T ऑफ 1 1 1। अब अगर डेफिनेशन अप्लाई की जाए तो क्या होगा, ये x प्लस वाई वाई प्लस जेड मीन्स 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। तो ये बन जाएगा आपका 2, 2। ये आ गई V1 की इमेज। इसी तरीके से T V2, V2 की इमेज क्या आएगी, यानी कि T हमें अप्लाई करना है 1 0 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 0 1, और y प्लस जेड यानी कि 0 प्लस 0 0। तो ये आ गया
1,0। इसी तरीके से TV3, ये क्या बन जाएगा T110। x प्लस वाई यानी कि 1 + 1 2, y + z यानी कि 1 + 0 1। तो ये आपके पास तीनों की इमेज आ गई भाई, इन तीनों एलिमेंट्स की टी इमेज आ गई। अब क्या है, इसको इन इमेजेस को इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। नाउ तो हम क्या करते हैं, जनरल रूल यहां पे एक बना लेते हैं कि हम कि x, y, क्योंकि भैया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू a u1। u1 क्या है 1,2 प्लस b u2 क्या है 0,1। इससे क्या होगा, मैं बार बार ना इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे हम सीधा a की वैल्यू x और y के टर्म, a और b की वैल्यू x और y के टर्म्स में निकालकर फिर x की जगह इनको यूज करेंगे। अब देखो अभी किस तरीके से यूज करते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपल तरीका, टाइम आपका बचाने वाला तरीका। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a + 0b यानी कि सिर्फ a, और दूसरा बना आपका 2a + b। तो इनको अगर कंपेयर किया जाए तो a किसके इक्वल हो गया x के, और 2a + b किसके इक्वल हो गया y के। अब a तो x के इक्वल है, a की वैल्यू हमारे पास आ रखी है, तो यानी कि b = y - 2a यानी कि y - 2x। ये आ गया आपके पास b की वैल्यू, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y - 2x। अब देखिए x, y की जगह रिप्लेस करते रहिए। नाउ अगर x, y सबसे पहले केस में इक्वल है 2,2 यानी कि इमेज ऑफ 1 1 1 के 2,2, तो a हमारा कितना हो गया, x के प्लेस पे कितना है 2, और b हमारा कितना हो गया, किसके इक्वल है देखिए यहां पर y यानी कि 2 - 2 × 2 मींस -2 के। तो इसका मतलब हम 2,2 को लिख सकते हैं 2u1 - 2u2 इस फॉर्म में। ये हमारा मेन एम था कि भाई इसको इस फॉर्म में लिखना, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से अगर 1,0 लिखा जाए तो क्या होगा, देखिए a 1,0 मींस x है 1, तो a कितना हो गया 1 यानी कि 1u1 माइनस, अब निकालना है, सॉरी नॉट माइनस, प्लस, जो भी आएगा वो साइन डिपेंड करेगा b के साइन पे, b, तो b के y को रखिए 0, तो 0 - 2 × 1 तो कितना आ गया -2u2। सिंपल सी चीज है भाई, x ये रहा y ये रहा, इनको यूज करके a और b की वैल्यू निकाल दीजिए जैसे यहां निकाली है। और इसी तरीके से जो v3 की इमेज आएगी यानी कि 110 की इमेज, वो क्या है 2,1, 2,1, तो a के x कितना है 2, तो a तो हमारा कितना हो गया 2, ये 2u1, y के प्लेस पर रखना है 1, तो 1 - 2 × 2 4 यानी कि 1 - 4 यानी कि -3u2। तो ये हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर दिया अपने तीनों वेक्टर्स का की इमेज का, यानी कि बी के जो आपके एलिमेंट्स थे बेसिस ऑफ डोमेन के, ध्यान से सुनिएगा, बेसिस ऑफ डोमेन के जो एलिमेंट्स थे उनकी टी इमेज को कोडोमेन के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो अब जो आपकी मैट्रिक्स बनी वो क्या बनी, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस बी एंड बी डैश, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पहले वाले इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हुआ ए बी यानी कि 2 - 2, तो पहली इमेज का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा वो होगा आपके मैट्रिक्स का पहला कॉलम। इस तरीके से दूसरे का कोऑर्डिनेट वेक्टर 1 - 2। अगर आपको नहीं पता कोऑर्डिनेट वेक्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं तो पिछले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले लेक्चर में जो मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन और वर्किंग रूल, जब तक आपको नहीं पता होगा तो ये प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। तो पहले आप पिछला लेक्चर जाकर देखिए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब थर्ड का जो बनेगा आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर वो होगा हमारा तीसरा कॉलम यानी कि 2 - 3, 2 - 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया 2 × 3,
अब देखिए ऑर्डर भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे डोमेन की डायमेंशन कितनी है 3, तो जितनी डोमेन उतने कॉलम, तो 3 ही है। कोडोमेन की डायमेंशन है 2, तो जितनी कोडोमेन उतनी ही रोज 2। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा, जो कि हमने यहां बनाई है ये टी मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सी चीज है, वर्किंग रूल को बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जितना सिंपल इसका वर्किंग रूल था उतना ही सिंपल उसका एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, यहां इसने बोला फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब, यानी कि R2 से R3 पर है, डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कॉमा 2x माइनस वाई कॉमा 7y। तो इस मैट्रिक्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां हमने डिफाइन कर दिया, इसमें मैट्रिक्स हमें फॉर्म करनी है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि पिछले क्वेश्चन में उसने बेसिस हमें दे रखे थे, दिए हुए थे, क्वेश्चन में मेंशन था कि बी इसका बेसिस है और बी डैश कोडोमेन का बेसिस है। यहां इसने बेसिस नहीं दिए, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपके पास बेसिस ना हो तो आप जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं इन R2 और R3 स्पेस के, हम उस स्टैंडर्ड बेसिस को लेंगे, जैसे कि लेट b इज इक्वल टू, अब देखिए R2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है 1,0 एंड 0,1, be a basis of R2 means डोमेन, आपके ये डोमेन के बेसिस हो गए, एंड B डैश, अब देखिए R3 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, आपके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज आप ले लीजिए, जनरली हम इस तरीके से मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज की फॉर्म में मैंने आपको पहले बताया जब हमने लेक्चर में देखा था इसको, एंड ये हो गया आपका 0 0 1, बी अ बेसिस ऑफ R3 मींस कोडोमेन। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वही जो हमने पहले अप्लाई करा था कि भाई डोमेन के बेसिस के एलिमेंट को कोडोमेन के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के ये AU1 प्लस BU2 प्लस CU3, जहां पर आपका V जो है वो बिलोंग कर रहा है बेसिस ऑफ डोमेन में, यानी कि B में। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यही करते हैं इस बार में जो हमने पहले करा था कि भाई इसको नाम दे दिया V1, इसको V2, इसे U1 U2 U3, यानी कि अब मेन जो हमारा मोटो है वो यही है कि इसके एलिमेंट की टी इमेज को कोडोमेन के बेसिस जो है ना U1 U2 U3 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख के ये आपको फाइंड करने कोएफिशिएंट्स, जिससे आपको मैट्रिक्स के कॉलम मिल जाएंगे, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। अब तो वही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है जो हमने पिछले एग्जांपल में अप्लाई करा था, तो बहुत सिंपल तरीके से जल्दी कर देते हैं इसको। तो टी ऑफ V1 यानी कि 1,0 इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 1 1 प्लस 0 कॉमा 2x माइनस वाई यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 0 एंड 7 इंटू वाई यानी कि 7 इंटू 0। तो ये कितना हो गया आपका 1 2 0। इसी तरीके से V2 की इमेज यानी कि 0,1 की इमेज आपकी क्या बनेगी, ये बन जाएगी आपकी x प्लस वाई यानी कि 0 प्लस 1 0, 2x माइनस वाई तो 2 इंटू 0 माइनस 1 तो कितना आ गया -1 एंड 7y यानी कि 7। तो आपको दोनों इमेजेस मिल गई। अब आपको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है यहां पर। तो जनरल वही प्रिंसिपल आप अप्लाई कर दिया। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये 3 की फॉर्म में यानी कि टपल्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो यहां पे हम इजीली उसे यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे पहले हमने निकाले थे वेक्टर्स आपके, या बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं यहां तो, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में हमने पहले भी जब ये बेसिस और डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में
कोफिशिएंट्स निकालना एक लीनियर कॉम्बिनेशन में बहुत सिंपल चीज होती है। देखिए आपको क्या करने से 1, 2, 0 है ना, और बेसिस क्या है स्टैंडर्ड 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें आप कुछ मत कीजिए, पहला एलिमेंट क्या है 1 इंटू पहला बेसिस 1 0 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 दूसरा बेसिस 0 1 0 एंड प्लस अब थर्ड क्या है 0, तो 0, अब 0 के साथ इंटू में कुछ भी हो 0 ही आएगा, तो यानी कि सी तो हमें 0 ही मिलना है। अब सेकंड के लिए आप इमेज बना दीजिए, यानी कि इसके लिए 0 -1 7। तो देखिए फर्स्ट बेसिस क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट 0, तो फर्स्ट बेसिस को लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब देखिए सेकंड में क्या है -1, तो -1, सेकंड एलिमेंट क्या है 0 1 0 एंड लास्ट में क्या है 7, तो +7 एंड थर्ड एलिमेंट 0 0 1। अब देखिए ये हमने इस फॉर्म में लिखा कैसे, इस फॉर्म में ऐसे लिखा है कि ये आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें पहला एलिमेंट 1 है, बाकी सब 0 है, तो इसलिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को इस टाइप के एलिमेंट के साथ रखा जिसमें पहला 1 हो बाकी 0 हो, सेकंड एलिमेंट को उसके साथ रखा जहां सेकंड 1 है बाकी 0 है, और थर्ड को उसके साथ रखना है जहां थर्ड वाला एलिमेंट 1 है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप ये फंडा अप्लाई कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड बेसिस को इसी फॉर्म में लिखोगे, तब आप इस फंडे को इजीली अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी चीज थी, चाहो तो वैसे लॉन्ग मेथड अप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो मैंने आपको ये शॉर्टकट ट्रिक बता दी निकालने की। तो मैट्रिक्स इसकी फॉर्म करते हैं टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस बी ऑफ डोमेन एंड बी डैश ऑफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू, अब देखिए पहले का एलिमेंट क्या है 1 2 0, पहला कॉलम आपका मिल चुका है ये 1 2 0, सेकंड कॉलम के लिए 0 -1 7 0 -1 7, ऑर्डर कितना आ गया 3 क्रॉस 2। 3 क्या है कोडोमेन की डायमेंशन, तो जितनी डायमेंशन कोडोमेन की उतनी ही आपकी रोज, और डोमेन की डायमेंशन 2, तो जितनी डायमेंशन डोमेन की उतने ही आपके कॉलम्स। ये चीज आपको याद रखनी, तो मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हो चुकी है। तो भाई इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये मैट्रिक्स होंगी ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर वेक्टर स्पेस के पास एक ही तरीके के बेसिस हो, भाई वेक्टर स्पेस के पास तो एक से ज्यादा बेसिस होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार उसके पास केवल स्टैंडर्ड बेसिस ही हो। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, वहां पे भी R2 और R3 थे लेकिन बेसिस अलग थे। तो जैसे जैसे आप बेसिस बनाओ अलग अलग लोगे, तो भले ही आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन सेम रखो, लेकिन अगर आपने बेसिस चेंज कर दिए तो मैट्रिक्स चेंज होनी ही होनी है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स आप बनाते हो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर तो डिपेंड करती है, एज वेल एज डिपेंड करती है बेसिस ऑफ कोडोमेन एंड बेसिस ऑफ डोमेन पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं आप, और मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं कि क्या होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन छोटी सी टर्म है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ट्रेस हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलती है। अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर नहीं है, मींस नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल नहीं है, तो वहां पर आप ट्रेस फाइंड नहीं कर सकते। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल एन, की कैपिटल ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर स्मॉल एन है ओवर अ फील्ड एफ, एक फील्ड एफ के ऊपर, मतलब कि ए के अंदर मैट्रिक्स ए की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सभी फील्ड ए में बिलोंग, फील्ड एफ में बिलोंग करती हैं। द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रिंसिपल डायगोनल कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी ये मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है आपके A11 A12 इस तरीके से A1n फिर A21 A22 A2n एंड इसी तरीके से यहां पे आपका हो जाएगा AN1 AN2 N2 एंड ANN, तभी तो ये n क्रॉस n ऑर्डर की आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो इस टाइप की अगर मैट्रिक्स है आपकी, तो इसकी प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि ये वाली जो डायगोनल होती है इसके एलिमेंट्स का सम
कहलाता है मैट्रिक्स का ट्रेस, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल टी आर ब्रैकेट में मैट्रिक्स जो है आपकी ए इक्वल्स टू सिग्मा आई बराबर 1 to n ए आई आई, क्योंकि डायग्राम में कैसे एलिमेंट होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 n n इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या शो करना चाह रहा है, ये बता रहा है कि ये इक्वल है a11 a22 a33 अप टू ann, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का जो सम होता है उसको ही हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स का ट्रेस है। अब इस ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, जनरली एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती हैं। ये इसको मैं रब कर देता हूं, इतनी तो मैट्रिक्स आपको पता है, आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं क्या होती हैं। प्रॉपर्टी 1, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया के से, के ए इज इक्वल्स टू, तो ट्रेस का भी के से इंटू हो जाएगा, यानी कि अब ए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए, अब इसकी आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया के से, तो एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी के ए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स का ट्रेस जो होगा तो क्या होगा, वो के ऑफ के इंटू ट्रेस ए, यानी कि आप ए का नॉर्मल ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के उसकी कांस्टेंट के से इंटू करवा दीजिए। सेकंड कि भाई ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो उनके सम का जो ट्रेस होगा, भाई ए प्लस बी अगर दो मैट्रिक्स का ऐड करते हैं तो एक नई मैट्रिक्स हमें मिलती है। तो उसी टाइप की मैट्रिक्स का अगर सम निकालेंगे आपकी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो वो इक्वल हो जाएगा इंडिविजुअल ट्रेस के सम के, यानी कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। यानी कि अगर आपको दोनों मैट्रिक्स से सम का ट्रेस निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल दीजिए, बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। थर्ड और मोस्ट ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी, जो कि कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में उलझा देती है, कि ट्रेस ऑफ ए बी। अब मुझे पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होता नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार ए बी इक्वल हो बी ए के, नॉन कॉम्यूटेटिव होते हैं, नॉन कॉम्यूटेटिव इक्वल नहीं होते, लेकिन ट्रेस के केस में होता है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए बी और बी ए का ट्रेस ऑलवेज इक्वल होगा, भले वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है लेकिन उनका ट्रेस इक्वल है। तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। अब जिसकी अगली टर्म है सिमिलर मैट्रिसेस। तो सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में शायद आपने सुना भी हो, अगर नहीं सुना तो आप देख लीजिए कि टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो दो मैट्रिक्स है कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये सिमिलर होंगी, आर सेड टू बी सिमिलर इफ अगर देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, पॉइंट टू बी नोटेड, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सी, यानी कि जो मैट्रिक्स सी है ये इन्वर्टिबल है। कैसी है? इन्वर्टिबल, सच दैट B इज इक्वल्स टू सी इनवर्स AC, कि किसी कि B और A को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकें। तो अगर B और A को इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब A को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर B इक्वल है C इनवर्स AC के, तो A किसके इक्वल होगा? CB C इनवर्स के। तो अगर आपको A और B दो मैट्रिसेस के लिए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स C मिलती है जिससे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपकी A और B होंगी सिमिलर। अब आपको देखो कुछ बातें यहां ध्यान से बहुत अच्छे से रखनी है कि अगर ये इन्वर्टिबल है C, तो C क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, जितना ऑर्डर B का होगा उतना ही ऑर्डर A का होगा। तो कुछ ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, ये तो जनरल चीज है मैट्रिक्स की, वो आपको ध्यान देना, ये होती है सिमिलर मैट्रिक्स। तो अब इसी पे जल्दी से हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं जल्दी से। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम ट्रेस, कि दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर हैं तो उनका ट्रेस सेम होगा। इसको प्रूव करते हैं, लेट A एंड B बी टू सिमिलर मैट्रिसेस। A और B हमारी दो सिमिलर मैट्रिसेस हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका ट्रेस इक्वल होगा। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है ना, कि अगर A और B सिमिलर हैं देन देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स C। तो यहां पर एक इन्वर्टिबल, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस की अभी हमने डेफिनेशन देखी
कि भाई अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एक मैट्रिक्स हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमें सी मिलेगा यहाँ पे, सच दैट जो कि इस तरीके से हम इनमें रिलेशन बना सकते हैं कि B इक्वल्स टू सी इनवर्स ए सी। अब मुझे पता है कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो मैं क्या करता हूं इनको इस तरीके से अलग कर लेता हूं, सी इनवर्स ए एक मैट्रिक्स हो गई इनटू सी। नाउ लेट सी इनवर्स ए इज इक्वल्स टू डी। अब भाई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी तो एक नई मैट्रिक्स बनेगा, तो उस मैट्रिक्स को हमने मान लिया डी। तो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू डीसी। अब भाई अगर मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डीसी इक्वल है तो डीसी भी एक ही सिंगल मैट्रिक्स होगी, तो इसका मतलब दोनों का ट्रेस इक्वल होगा, यानी कि ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ डीसी। ठीक, अभी मैंने पढ़ा कि भाई ट्रेस के केस में कॉम्यूटेटिव हो जाता है, यानी कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, तो ये डीसी का क्या हो जाएगा, सी डी। अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी ट्रेस की। अब ट्रेस, अब सी, अब डीसी को आप लिख दीजिए सी इनवर्स ए, यानी कि अब सी इंटू सी इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, यानी कि ट्रेस ऑफ ए, इधर क्या है ट्रेस ऑफ बी। यानी कि अगर दो ए और बी दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो दोनों के ट्रेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। छोटा सा काम था, छोटी सी थ्योरम थी, इजीली प्रूव हो गई। यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछी जाती है ये चीज कि अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो प्रूव कीजिए कि उनका ट्रेस इक्वल होगा, तो इनको हम इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल था। देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी। अब यहां इसने कहा कि लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन है, कि टी जो है कोई लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर आप डेफिनेशन भूल गए तो आपको बता दूं कि लीनियर ऑपरेटर मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी। अगर कोडोमेन और डोमेन सेम है और तब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो उसे लीनियर ऑपरेटर बोला जाता है। एक वेक्टर स्पेस वी पर लीनियर ऑपरेटर है जिसकी डायमेंशन n है और b कोई इसका बेसिस है v का। तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, t इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ tb इज इन्वर्टिबल, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इन्वर्टिबल कब होगा, जब जो मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो बनाएंगे t का, जो उससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो इन्वर्टिबल होगी। या फिर अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर के थ्रू बनाए गए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो लीनियर ऑपरेटर भी कैसा है, इन्वर्टिबल है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट टी बी इन्वर्टिबल, कि जो हमारा ऑपरेटर है ये इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या है, टी इनवर्स एग्जिस्ट, कि भाई जो इसका टी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल का मतलब तो यही है, यानी कि टी इनवर्स टी इक्वल है आइडेंटिटी ऑपरेटर इक्वल टू टी टी इनवर्स के। अब भैया तीन लीनियर ऑपरेटर अगर इक्वल हैं तो भाई इन तीनों से बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी ओवर द बेसिस बी वो भी इक्वल होगी। तो बेसिक सी प्रॉपर्टी है भाई, अगर तीन लीनियर ऑपरेटर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, वो तीनों एक ही है। तो एक लीनियर ऑपरेटर एक टाइप की तो मैट्रिक्स बनाएगा। और इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि अब ये हमने पिछले कल ही पढ़ा था, कल जो हमने मेन थ्योरम लास्ट थ्योरम करी थी उसमें यही तो करा था कि भाई इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी बेसिस की जो मैट्रिक्स बनेगी है वो अलग अलग मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं आप, यानी कि इस तरीके से, यानी कि टी और टी इनवर्स बन के जो ऑपरेटर हुआ उसकी बेसिस बी बेसिस के रिस्पेक्ट में जो उसकी मैट्रिक्स बनी वो इक्वल हो जाएगी टी इनवर्स का बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स इनटू टी का बेसिस बी के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू बी इस तरीके से इनटू। अब देखिए दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, यानी कि अगर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखा जाए तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे की इनवर्स है। तो दिस इंप्लाइज टी इनवर्स बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टी, यानी कि भाई ये जो मैट्रिक्स टी है इसका अगर आप इनवर्स फाइंड करोगे तो इक्वल हो जाएगा इस टी इनवर्स के रिस्पेक्ट में बनने वाले मैट्रिक्स के। इसका मतलब क्या है, भाई जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल है, यहां में उसका इनवर्स मिल गया। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली
लेट मैट्रिक्स टी इज इनवर्टिबल, मैट्रिक्स टी है इनवर्टिबल। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये लीनियर ऑपरेटर टी था ये भी इनवर्टिबल होगा, यानी कि इसका भी एक इनवर्स ऑपरेटर हमें मिल जाएगा यहां पर। तो अगर ये इनवर्टिबल है तो यहां पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो लेट कर लेते हैं इज इक्वल्स टू ए एंड सी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज कि ये मैट्रिक्स ए है और अगर इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ लेट S be a linear operator on V such that कि S हमारा एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर है B वेक्टर स्पेस V पर कि जिसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन C के इक्वल है। समझ गए भाई? अगर ये मैट्रिक्स बनी है और मैट्रिक्स ये इस, अब देखिए अगर ये B के बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इसका इनवर्स बनेगा वो भी बी बेसिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका मतलब यहां पर हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा मिल जाएगा जो बी की रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनाएगा वो सी के इक्वल होगी। नाउ वी हैव, अब हमें क्या है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो यानी कि सी इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर ए इंटू सी। अब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं भाई, एस ऑपरेटर का मैट्रिक्स, ए को हम लिख सकते हैं टी ऑपरेटर का मैट्रिक्स, आई को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की मैट्रिक्स, अगेन ए को हम लिख सकते हैं टी ऑपरेटर की मैट्रिक्स, एस ऑपरेटर। अब अगेन इसको हमने ऐसे यहां पे इस स्टेप में हमने अलग अलग करा था, तो रिवर्स स्टेप में जोड़ देते हैं इनको। भाई जब ये सिंगल से अलग हो सकते हैं इस तरीके से, तो यहां अलग से जुड़ भी तो सकते हैं। तो क्या हो गया ये एस टी ऑफ बी अब आप ध्यान से देखिए भाई, तीन लीनियर ऑपरेटर्स ने एक ही मैट्रिक्स बनाई, एक जैसी यानी कि इक्वल मैट्रिक्स बनाई। तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर ऑपरेटर एक ही है, इक्विवेलेंट है लीनियर ऑपरेटर तीनों। तो यानी कि एस टी बराबर आइडेंटिटी बराबर टीएस। तो यहां पर क्या हुआ भाई, दो लीनियर ऑपरेटर का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। दिस इंप्लाइज टी इनवर्स बराबर एस, देयरफॉर टी इनवर्स एग्जिस्ट्स, हेंस टी इज इनवर्टिबल। इसका मतलब क्या है, टी इनवर्टिबल है क्योंकि यहां पे टी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी आपकी थ्योरम है, सिंपल ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वही, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज यहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइप से मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है उसी तरीके से मैथमेटिकली करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन के उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है अक्सर ये थ्योरम। सिंपल सी है, कुछ नहीं करना, कोई अलग से इसमें कोई अलग रॉकेट साइंस कोई अलग से रूल्स नहीं लगाने। जो अब तक आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन्हीं डेफिनेशंस का यहाँ यूज करना है। जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं, जो हमारे दो छोटे छोटे यहाँ पे अब दो तीन डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं जल्दी से। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो हमने मान लिया कि लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, की टी हमारा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी ये जो मैट्रिक्स बनाएगा टी बी, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ टी। तो वही जो डिटर्मिनेंट आएगा इस मैट्रिक्स का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, वही होगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का डिटर्मिनेंट। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आपको उसके बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको उसकी मैट्रिक्स फाइंड करके और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो आप कह दो कि भाई जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वही इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट होगा। इसी तरीके से ट्रेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, की भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेस क्या होता है। तो यहां पे भी हमने वही करा कि लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, की टी हमारा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड अगेन हमने किसी बेसिस बी के साथ इसकी एक मैट्रिक्स बनाई टी बी। तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, ट्रेस हमें पता है कैसे निकलता है, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वही कहलाएगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का ट्रेस।
तो आपको कुछ नहीं करना, अगर एग्जाम में आता है कि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, इसका ट्रेस क्या होगा, आपको दे रखा है सब, उसमें डेफिनेशन दे रखी है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की किस तरीके से उसे डिफाइन किया जा रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, बेसिस बी के रिस्पेक्ट में उसका मैट्रिक्स फॉर्म करके उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल दोगे, वही होगा आपका ट्रेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्सेस हम बनाते हैं, तो अगर मैट्रिसेस सिमिलर होते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी सिमिलर होते हैं, बट थोड़ी सा यहां अंतर है, इन डेफिनेशंस से ये वाली डेफिनेशंस आपकी थोड़ी सी अलग है। हमने माना कि लेट एस एंड टी बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन वेक्टर स्पेस वीएफ, कि एस और टी हमारे वेक्टर स्पेस वीएफ पर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन एस इज सेड टू बी सिमिलर टू टी, कि एस टी के सिमिलर कब होगा, जब एक इन्वर्टिबल, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, इन्वर्टिबल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर, कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर हमें ऐसा मिले वी पर जो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो कि T इज इक्वल्स टू आर एस आर इनवर्स, कि अगर हम T को S और R के इस टाइप के रिलेशन में लिख सकते हैं तो S इज सिमिलर टू T, इसका मतलब S जो है वो T के सिमिलर है। तो ये छोटी छोटी आपकी कुछ डेफिनेशंस थी जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं और इनको हम इजीली न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछ लेता है निकालने के लिए, तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ कवर करा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे लीनियर अलजेब्रा के और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप स्टडी करते रहिए, और अगर आपको मुझसे लीनियर अलजेब्रा के नोट्स चाहिए, वर्कशीट चाहिए, या कोई आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा के अलावा जो मेरी लीनियर प्रोग्रामिंग और इंटीग्रल कैलकुलस, इसके अलावा अब तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की भी लेक्चर सीरीज शुरू हो गई है, तो अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने मैथमेटिशियन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।